हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं एक नया लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। नया टॉपिक का जो नाम है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिकली स्कूल कॉलेज या बुक्स में वो थोड़ा सा चैप्टर के सीक्वेंस में मतलब वेरिएशंस दिख सकते हैं। जैसे कुछ लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद कैपेसिटर शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ लोग कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। तो मैंने भी इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में शुरू कर रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं कैपेसिटर चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है करंट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? ठीक है ना, तो बाय डेफिनेशन व्हाट वी से करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। This is not current is a rate of flow of charge through a point or cross section with respect to time. Simple terms में I जो है ना वो rate of flow of charge, और rate of flow किसी भी चीज का रेट ना दो तरह का होता है, एक इंस्टैंटेनियस या एवरेज। तो अगर हम बात कर रहे हैं I इंस्टैंटेनियस, ठीक है ना, तो ये होगा dq by where q is charge, T is टाइम। और अगर हम बात कर रहे हैं I एवरेज, तो ये होगा डेल्टा Q बाई डेल्टा T, दैट इज टोटल चार्ज पास्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ I। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से मैं बताता हूं कि I इंस्टेंट और I एवरेज का मतलब क्या है। लेट अस सपोज कि देयर इज वन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड चार्ज Q फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। दिस इज द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन वेरीज विथ टाइम एज Q is equal to 2t square plus 4t plus 2. We need to find current at t is equal to 2 seconds. Means we need to find I instantaneous. तो हम लोग क्या करेंगे, dq by dt करेंगे, मतलब सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा ये प्लस 4, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस t का 0, क्या हो जाएगा 2 का 0। तो I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया 4t प्लस 4। हमको किस सेकंड में चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। I बराबर कितना आ जाएगा 4 into 2 plus 4, दैट इज कितना 8 plus 12 एम्पियर। नो नीड टू टेल व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है ना, चार्ज का यूनिट है कूलम और करंट होता है कूलम पर सेकंड, बट हम उसको कभी भी कूलम पर सेकंड के टर्म में नहीं जानेंगे, हम हमेशा इसको जानेंगे एम्पियर के फॉर्म में। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। अदर यूनिट होंगे मिली एम्पियर, मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और होंगे माइक्रो मेगा, ये हो गया मेगा एम्पियर मतलब 10 टू द पावर 6 एम्पियर, और हो गया किलो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर 3 एम्पियर, और हो सकता है माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर, नैनो एम्पियर 10 टू द पावर -9 एम्पियर, मतलब दीज आर द अदर यूनिट्स यूज्ड। ठीक है, लेकिन एम्पियर इज द एसआई। तो मैंने ये वेरिएशन लिखा है वो सारे एसआई सिस्टम में है, तो करंट क्या हो जाएगा 12 एम्पियर। नाउ आई नीड टू आस्क फाइंड द एवरेज करंट in first 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में, ठीक है ना, तुमको एवरेज करंट निकालना है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज। ठीक है ना, तो यू नीड टू फाइंड फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या हो गया 0 से लेके 2 सेकेंड। तो यू नीड टू फाइंड चार्ज पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एट t इक्वल टू 0। तो एट t इक्वल टू 0 Q0 जो होगा वो हो जाएगा, पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, कितना आ जाएगा 2 कूलम। ठीक, और निकालेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड चार्ज पास, कितना आ जाएगा ये 2 कूलम। यहाँ पे हम पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
2 4 8 8 8 8 16 प्लस 2 18 कूलम। एवरेज करंट जो होगा, एवरेज करंट जो होता है आई एवरेज, वो होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टोटल पास चार्ज पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चार्ज कितना पास किया, t इक्वल टू 2 सेकंड में 18 कूलम पास किया, t इक्वल टू 0 सेकंड में 2 कूलम, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 18 माइनस 2 अपॉन 2 सेकंड, कितना आ जाएगा ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, कितना आ जाएगा ये 16/2 मतलब 8 एम्पियर। एवरेज करंट इज इन फर्स्ट 2 सेकंड इज 8 एम्पियर, मतलब और इंस्टेंटेनियस करंट इज 12 एम्पियर। मतलब तुमको क्या समझना है, बात को समझो, तुमको क्या जानना है इसमें ना, जस्ट लाइक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है, कैसे होता है वेलोसिटी को हम लोग दो तरह से बात करते हैं। वेलोसिटी एवरेज होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होता है ds बाई dt। एकदम सेम चीज जो है वो यहाँ पे ये सब लेने वाले हैं, हाई इंस्टेंटेनियस dq बाई dt, हाई एवरेज डेल्टा टी, ठीक है टोटल। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया विथ टाइम, ठीक है। तो ये था बेसिक मैथमेटिकल फंडा। अब इसको हम लोग ग्राफिकली एनालाइज करते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस, लेट अस सपोज कि Q is the expression for total charge passing through this cross section area. In the graph for Q versus T हम लोग बना रहे हैं, जो टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने ग्राफ बनाया है। इधर ले लिया टाइम, इधर ले लिया Q, और कोई भी जनरल ग्राफ है ऐसा, कोई भी जनरल ग्राफ है, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ फॉर है ना Q वर्सेस 2, वेयर Q इन कूलम, ठीक, और T इज इन सेकंड। तो हमको पता है कि करंट जो होता है वो होता है dq बाई dt, ठीक है। ये हो गया I इंस्टेंटेनियस, और I एवरेज क्या हो गया डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर हम Q वर्सेस T का ग्राफ बनाते हैं ना, तो किसी भी पोजीशन पे स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट या जनरली स्लोप ऑफ कर्व एट ए पॉइंट will give instantaneous current, will give you instantaneous current। और समझ गए बात को, तो मतलब तुमको सिंपल लाइन में Q वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तुमको करंट देगा। अब अगर तुम स्लोप ऑफ पॉइंट निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब स्लोप ऑफ पॉइंट निकाल रहे हो, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट dq बाई dt। और स्लोप ऑफ सेकंड निकाल रहे हो मतलब दो पॉइंट ले लिए, दो इंटरवल ले लिए, इन दोनों को जोड़ने वाला सेकंड बना दिए और इसका स्लोप निकाल दिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सेकंड दैट इज डेल्टा Q बाई डेल्टा T, क्या होगा Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ये तुमको देगा एवरेज, ठीक है। तो जिस केस में Q वर्सेस T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, उस केस में एवरेज स्लोप और इंस्टेंटेनियस स्लोप बराबर, तो इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट क्या हो बराबर। ये कहानी है Q वर्सेस T का, जब हम ग्राफ बना रहे हैं किसका Q वर्सेस T, ठीक है ना। इस केस में दिख रहा है जैसे ये सब ग्राफ जो बना है वो इंक्रीजिंग फंक्शन विद टाइम, इस फंक्शन से टोटल चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर ग्राफ में ऐसा बना दूं, ठीक है ना, या ऐसा बना दूं, तो इस केस में डिक्रीजिंग है, मतलब विद टाइम है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। समझ गए चीज को। अगर बात को समझना, अगर ग्राफ एकदम उसी तरह समझना है जैसे कि हम लोग बाकी चीजों को वेलोसिटी को समझते थे,
अगर ग्राफ घटते 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 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जी? नेगेटिव हो जाने का मतलब ये हो गया ना कि चार्ज जो है अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन पलट गया। मैंने करंट का डायरेक्शन नहीं बताया है। अभी जो भी चार्ज मैं ले रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में करंट था। अब इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाने का मतलब करंट जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? नेगेटिव, इनफैक्ट नेगेटिव स्लोप आ जाने का मतलब, नेगेटिव स्लोप आ जाने का मतलब अगर स्लोप नेगेटिव है तो करंट नेगेटिव है, ठीक है ना? तो मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर ये इससे नीचे चला जाता है तो इसका मतलब अब चार्ज जो है ना वो इधर नहीं फ्लो कर रहा है, किधर फ्लो कर रहा है? इधर फ्लो कर रहा है। मतलब वेरी सिंपल, जैसे हम लोग वेलोसिटी को ट्रीट करते हैं। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई वर्सेस टी का अगर आप देखते हैं, हम लोग जानते हैं आई जो होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई जो होगा वो होगा आई डी टी। तो व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टी, ठीक है ना, तो इसका स्लोप जो होगा ना वो होगा डी आई बाई डी टी, मतलब रेट एट विच करंट इंक्रीज। फिलहाल हमारे लिए ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं, इसका स्लोप जो होगा वो हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन इसका जो एरिया होगा, एरिया होता है इंटीग्रेशन, याद रखना है इंटीग्रेशन वाई डी है। तो वाई की जगह पे क्या होता है आई, डीएक्स की जगह पे क्या होगा डी टी, तो इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आई डी टी क्या देगा? टोटल चार्ज Q बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी। मतलब when we draw a graph of I versus T, area under the curve for particular interval t1 to t2, मान लो ये t1 ये t2 है और ये एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर I and T gives I curve and T, एरिया अंडर कर्व जो कर्व है एंड टी गिव्स टोटल चार्ज पास्ड एट दैट इंटरवल, इनफैक्ट इन दैट ये T1 से T2 इंटरवल में कितना टोटल चार्ज पास किया होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से, वो बताएगा ये एरिया। ठीक है, तो सिंपल सा टर्म में अगर ग्राफ में बना रहा हूं, ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ठीक है ना, तो करंट मेरा पॉजिटिव, ठीक, और अगर नीचे बन रहा है करंट मेरा नेगेटिव। करंट के केस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होगा। अगर मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, हम इधर जाता हुआ करंट को पॉजिटिव माने तो इधर जाता हुआ करंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? दूसरी बात, ये क्वेश्चन देखो, ग्राफ दिया है आई वर्सेस टी का, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है, ओके, यू नीड टू फाइंड टोटल चार्ज पास, यू नीड टू फाइंड टोटल चार्ज। तो कैसे निकलेगा? एरिया अंडर द कर्व। हम अगर इस एरिया को निकाल ले, ठीक है, हम अगर इस एरिया को निकाल ले तो टोटल चार्ज पास निकल जाएगा। तो इस एरिया को कैसे निकाला जाए? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसका ये लेंथ और ये लेंथ अगर हमको पता चल जाए, हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं एरिया बराबर हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये लेंथ है, ये आई नॉट दिया है, ये टी नॉट दिया है, तो ये लेंथ हो गया आई नॉट, ये हो गया टी नॉट, हाफ आई नॉट इनटू टी नॉट। दिस इज द योर टोटल चार्ज। एक ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है,
तुमको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा आई का, आई इज गिवन बाय 2t plus 4. I varies with time and it is given by 2t plus 4. Find the total charge passed in first 2 seconds if no charge has passed at 0 second. मतलब at t is equal to 0, q is equal to 0. तो कुछ नहीं करना, तुमको टोटल चार्ज पास निकालना है ना, तो आई देखो ग्राफ में दिया तो एरिया निकालना है, लेकिन अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है तो आई को लिख दो dq by dt. दिस इज इक्वल टू 2t plus 4. तो dq बराबर क्या होगा, dt को उधर भेज दो, 2t dt plus 4 dt. इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ठीक है ना. कहां से कहां तक, 0 से 2, 0 से 2, यहां क्या लिखेंगे 0 से मान लो टोटल चार्ज q, तो q बराबर क्या हो जाएगा 2t dt. तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2. t स्क्वायर बाई 2 मतलब t स्क्वायर प्लस 4 dt मतलब 4t. ठीक है, कहां से 0 से 2. तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया फंक्शन. ठीक है ना. 2 पुट कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा. पुट कर देना आंसर आ जाएगा. तुमको लिमिट पुट करने तो आता ही. ठीक है. एक और क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज एक चार्ज q है ना, वो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से o सेंटर के अबाउट r रेडियस में मूव कर रहा है. ठीक है. एक चार्ज है q, it is revolving around a fixed point O with a constant angular velocity omega. ठीक है ना. तो find the average charge, find the average current through point P. या फिर तुमसे करीब पूछ देगा ना what is the current through P. इस केस में तुम इंस्टैन्टेनियस करंट नहीं निकालोगे, इस केस में तुमको एवरेज करंट निकालना है. We need to find current through P. ठीक है. तुमको समझना होगा कि यहाँ पे करंट थ्रू P इंस्टैन्टेनियस तो निकल नहीं सकता. हम P से चार्ज फ्लो बाय टाइम टेकन निकालना है ना, वो इंस्टैन्टेनियस होगा कि एवरेज होगा. तो यहाँ पे तुमको एवरेज निकालना होगा करंट थ्रू P. तो हम ये फॉर्मूला लाएंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा Q. अब पॉइंट P से टोटल चार्ज कितना पास कर रहा है और कितने टाइम है. तो ये चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से. तो ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है, एक फिक्स टाइम पे इस पोजीशन से गुजर रहा है. तो लेट अस सपोज कि वो फिक्स टाइम पीरियड कितना है t. तो योर आंसर विल बी q बाई t. मतलब उस फिक्स टाइम में एक रिवॉल्यूशन में इससे कितना पास कर रहा है t है q. ठीक है ना. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा t. तो इससे एक रिवॉल्यूशन में चार्ज कितना पास किया q. तो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम कितना होगा q बाई t. t कितना होगा, तो t होगा 2 पाई बाई ओमेगा. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. So your answer will be q by 2 pi omega. This is the average current. मतलब हर t टाइम पे इस पॉइंट से इतना ही चार्ज पास करना है ना. इसका एवरेज करंट यही होगा. समझ गए चीज को. अगर v दिया रहता ओमेगा की जगह पे तो ये हो जाता है 2 पाई r by v. तो ये ठीक है. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ करंट. ओके, आगे बढ़ते हैं. बेसिकली बचपन से हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का बात कर रहे हैं, करंट का बात कर रहे हैं, तो करंट का अपना करंट कैरी उसी में होता है जो कंडक्टर होता है. ठीक है ना. रजिस्टर का कॉन्सेप्ट हम बाद में समझाएंगे. तो कोई भी कंडक्टर है, लेट अस सपोज एक हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर, ठीक है, जिसका लेंथ है कोई L. ठीक. तो बचपन से हम लोग ये कहानी जान रहे हैं ना कि हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. बैटरी जो है हमारा सोर्स है. ठीक है ना. अब बैटरी से करंट जैसे ही इसको हम कनेक्ट कर देंगे, एक क्लोज पाथ, एक सर्किट बना देंगे, इससे क्या पास करने लगेगा, करंट पास करने लगेगा. ठीक है ना. तो क्या बैटरी को पास करने से
क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग को आइडिया ऑफ करंट समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि बैटरी पे ना एक नोटिंग लिखा रहता है कि बैटरी 12 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है, या फिर घर में जो भी सॉकेट है ना उसके 2 पॉइंट जो होते हैं वो 220 वोल्ट के होते हैं। मतलब उन दोनों पॉइंट में अगर तुम कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हो उस दोनों पॉइंट से, तो कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट कि वोल्टेज अगर 220 वोल्ट है ना, तो सॉकेट में तुम कोई भी इक्विपमेंट अगर कनेक्ट करोगे तो दोनों टर्मिनल, ये मतलब एक टर्मिनल है ये दूसरा टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। उसी तरह अगर मान लो मैंने बैटरी यूज किया है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की कैपेसिटी है V, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, V। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे क्या होता है? तो तुमको दिख रहा है जब ये फोर्सफुली बैटरी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट कर रहा है, दैट मींस इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां एग्जिस्ट करेगा वहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब इन दोनों एंड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये हायर एंड से कनेक्टेड है, ये लोअर एंड से कनेक्टेड है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। क्यों इधर होगा? क्योंकि तुम यहां से यहां जाओगे ना तो पोटेंशियल घटेगा, दैट मींस यू आर मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब सिंपल सा आइडिया है, ठीक। लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस रीजन में, E, तो E बराबर क्या होगा, V/L। ये तो हम बताए यूनिफॉर्म मान लिए हैं, तो हम E इंटू डी बराबर V लिखते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E इंटू डी, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू डी मतलब V इंटू पाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा E अपॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक। तो मैक्रो लेवल पे जो हम लोग को दिखता है ना, दिखता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी दो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। लेकिन माइक्रो लेवल में क्या करता है, होता है जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो तुमको मैंने बताया था कि अगर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उसमें एक कंडक्टर को तुम रख दो, है ना, तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में रखे हो। लेकिन कंडक्टर का क्या क्वालिटी होता है कि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इधर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। और इस एक्यूमुलेशन के चलते एक्सटर्नल फील्ड के अलावा इस पोलराइज चार्ज के चलते एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाता है, जिसके चलते कंडक्टर के अंदर में दो फील्ड है, एक एक्सटर्नल और एक ई इंड्यूस, और ई इंड्यूस सच दैट नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या बन जाता है, जी। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर में नेट फील्ड क्या है, जी। ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस का रिजल्टेंट 0। दिस इज द रीजन बिहाइंड ई, ठीक है। अब वही चीज यहां भी होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंडक्टर है तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अगर हम माने तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इधर, फील्ड इधर है ना, इधर बेसिकली किधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन, तो ये इधर जाएगा, इस तरह। समझ गए बात को? तो हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन ये होता है स्टैटिक कंडक्टर, लेकिन ये स्टैटिक नहीं। इस केस में क्या है ना कि हम एक कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से एक क्लोज पाथ बना दिए, ठीक है ना। और ये बैटरी का एक और काम होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं ना उसको यहां एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। यहां पे तो इस रीजन पे आके और इस रीजन पे आके रास्ता खत्म, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना मस्ट। लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ना वो कंडक्टिंग वायर का है, समझ गए चीज को। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं वो यहाँ एक्यूमुलेट नहीं करेंगे,
समझ के बात को, वो इस रास्ते से निकल के इस रास्ते से निकल के इस रास्ते से निकलते इस रास्ते से फिर इंटर करना, मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज हो रही है। एक्यूमुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेट जीरो इलेक्ट्रिक, लेकिन यहां पे एक्यूमुलेशन हम लोग बनने नहीं दे रहे। एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट किया जिसके चलते फोर्स लगा, लेकिन कोई भी चार्ज का एक्यूमुलेशन एंड पे नहीं हो रहा, एंड पे नहीं हो रहा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ करंट होते रहेगा। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, दिस इज वी टेल एज करंट। ये बेसिकली इसके अंदर में हो रहा है। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड कॉन्सेप्ट कि इस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्ज अपना मूव करना शुरू करेगा, बट एक्यूमुलेशन नहीं होने देगा, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या होते रहेंगे, ड्राइव होते रहेंगे इस क्लोज पाथ, इस क्लोज पाथ। समझ गए इस चीज को, है ना, इस क्लोज पाथ में ड्राइव होते रहेंगे। जैसे कि इस तरह तुम समझो, टंकी है, छत पे टंकी है, टंकी के जो पानी है वो नीचे आना चाहेंगे, लेकिन टंकी में जो नल लगा हुआ है वो बंद है ना, ठीक है, या पाइप से जो कनेक्टेड है नीचे तक, और सारे घर में पाइप का जो सर्किट लगा हुआ है, हर जगह नल, सारे नल क्लोज है, तो एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर फ्लो करेगा नहीं, ठीक है ना, सब अपना एक्यूमुलेटेड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही मैंने टैप खोल दिया, है ना, उसको पाथ दे दिया मूव करने का, तो फ्लो ऑफ वाटर होने लगेगा। वैसा ही करंट के चलते हैं। तुम अगर इस तरह में एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे ना, तो यहाँ एक्यूमुलेट होके यहाँ एक्यूमुलेट होके खत्म हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसके पास पाथ नहीं। लेकिन अगर इसको तुमने पाथ दे दिया तो इसका एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ये फ्लो करते रहेंगे। एंड दिस वी से एज करंट, दिस वी से एज ए करंट, ठीक है। तो क्या हुआ, आइडिया समझ में आया, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से मतलब अंदर में इंटरनली विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसके चलते चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मूव करने लगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए ध्यान देना, ये जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर। एंड चार्ज कैरियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, चार्ज कैरियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हर केस में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम लोग बनाते हैं, वो मतलब कि एसिड और सॉल्ट वाला जो बेसिस होता है, उस केस में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो आयंस होते हैं, आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, आयंस होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आयंस है। तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर मतलब दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक, दीज चार्ज आर मूविंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इस केस में करंट का के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। इन दोनों के बारे में जो जानेंगे जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। होल बेसिकली पॉजिटिव ही चार्ज होता है, लेकिन दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल या कंडक्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल में आयंस, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कंडक्टर में ही बेस्ड रहेंगे, तो हमारे लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही जो होगा ना वो चार्ज कैरियर होगा। लेकिन चार्ज कैरियर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा ना उसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। क्या होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑलवेज रिमेंबर along the motion of positive charge carrier, ठीक, या फिर अपोजिट टू द मोशन ऑफ
नेगेटिव चार्ज कैरियर। और एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में बोलेंगे ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो करंट का डायरेक्शन भी यही होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा तो डायरेक्शन भी इधर। नेवर 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 कंफ्यूज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में हमेशा अपोजिट हो, तो फील्ड के चलते इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मतलब करंट। ठीक, अब हम लोग जानते हैं what actually happens inside the conductor, है ना, and what is the region behind the flow of current। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट हम लोगों को समझ में आ गया कि रीजन क्या है करंट का फ्लो का। आगे बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर समझ। कंडक्टर में मैंने तुमको बताया कि कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम वेयर दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम। ठीक है, उसका आइडिया क्या है, मैंने ऐसे थर्ड पॉइंट में लिखा है, free electrons are the electrons of outermost cell of an atom. Free electrons are the electrons of outermost cell of an atom. Leaves the parent to move. Leaves the parent atom. Leaves the parent atom to move randomly throughout the conductor, leaving their parent atom as massive stationary ions vibrating at their new position. क्या मतलब है कि कंडक्टर के इनसाइड में, ठीक है, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उस एटम्स के बैलेंस सेल में या फिर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हर टेम्परेचर पे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या ड्यू टू नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ना कुछ एनर्जी गेन कर जाते हैं, थर्मल एनर्जी गेन करते हैं। उस थर्मल एनर्जी से वो आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के बाहर जंप कर जाते हैं, और जंप करके वो क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दे कैन रोम थ्रू आउट द कंडक्टर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ के निकल गए, तो ये पेरेंट एटम जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो जाएगा। उस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, लेकिन ये काफी मैसिव होते हैं और अपने पोजीशन पे ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, बस वाइब्रेट करते रहते हैं। तो दीज दे बिकम स्टेशनरी आयंस, अपने पोजीशन पे स्टेशनरी रहेंगे लेकिन अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है ना, अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट करेंगे। दिस इज रिटन इन दिस स्टेट। Free electrons are the electrons of outermost cell of an atom, leaves the parent atom to move randomly throughout the conductor, leaving their parent atom as massive stationary ions vibrating at their nucleus. ऐसे हर एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और वो क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसके एटम क्या बन गए, स्टेशनरी आयंस बन गए। समझ गए इस चीज को? अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई कंडक्टर, ठीक है, और वो कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, व्हेन नो सोर्स इज कनेक्टेड थ्रू द कंडक्टर, देन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंडक्टर? ठीक है, तो एवरी कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन, ठीक है, एट एवरी टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन, एक्सेप्ट 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन पे इनके पास कोई रैंडम मोशन नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि 0 केल्विन पे एवरी एटम्स, एवरी मॉलिक्यूल्स, एवरी पार्टिकल मोशन सीजेस, सबका मोशन जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, अदरवाइज हर टेम्परेचर पे ना ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, at room temperature random speed of electrons is around 10 to the power 6 meter। अगर हम किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखें ना, तो रूम टेम्परेचर में उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनका रैंडम मोशन का जो स्पीड होगा वो 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होगा। लेकिन नेट करंट ड्यू टू रैंडम मोशन विद इन द कंडक्टर इज 0। नेट करंट क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन से ना
टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम हमेशा कितना जीरो होगा। मतलब कि मान लो ये कंडक्टर का मैं क्रॉस सेक्शन एक कंसीडर करता हूं, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और हमको निकालना है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो ड्यू टू रैंडम मोशन जितने चार्ज इधर जा रहे होंगे उतने ही चार्ज इधर जा रहे होंगे, है ना। दैट्स व्हाई नेट करंट इज, समझ गए इस चीज को। मतलब कि ये भी कहा जाता है कि कोई भी अगर मान लो पार्टिकल है वो किसी पोजीशन से, लेट अस सपोज इस पोजीशन से अपना जर्नी शुरू कर रहा है, ठीक है ना, फॉर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसके लिए हमेशा एवरेज वेलोसिटी जो होगा ना वो जीरो होगा। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि रैंडम मोशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो जीरो होता है, रैंडम मोशन, ठीक है। तो ये इस तरह मैं जिगजैग मोशन बना दिया। मान लो तुम्हारा जर्नी यहीं से शुरू हो रहा है तो तुम हमेशा इसी पोजीशन से जिगजैग मोशन करते हुए कई बार पास करोगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई तुम्हारा सर्किट में नेट करंट भी क्या होगा, जीरो, ड्यू टू रैंडम मोशन। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड, है ना, कंडक्टर, मतलब ऑफ कंडक्टर व्हेन देयर इज नो सोर्स कनेक्टेड टू इट। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सोर्स लगा देते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। उनका भी कुछ स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, ये स्टेटमेंट सारे आप उतार लीजिएगा पॉज करके। Why electron perform random motion? इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन क्यों परफॉर्म करता है, उसका बेसिक आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के चलते जो एनर्जी गेन किया है ना, तो उसके चलते उसके पास एनफ टाइम, क्योंकि उसका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, तो हल्का सा भी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने से उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। बट वो रैंडम मोशन क्यों करता है, उसका रीजन ये है ना, ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलिजन विद इलास्टिक कोलिजन विद स्टेशनरी आयंस। ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, तो इसका एकदम बेसिक से इलस्ट्रेशन समझो। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के पास इधर की तरफ ये इसी डायरेक्शन में मूव किया, इस आयन से जाके टकरा गया, कोलिजन कैसा, इलास्टिक मगर ऑब्लिक, ये इसको इधर डायरेक्ट कर दिया, ये इसके चलते इधर गया, ये फिर इससे टकराया, फिर इधर गया, 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 फिर इधर गया, इधर गया। दैट्स व्हाई ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन, ठीक है ना, इनके डायरेक्शन जो है ना वो हर कोलिजन में क्या करते जा रहे हैं, रैंडमली चेंज करते जा रहे हैं, और रैंडमली चेंज होने के चलते इसका मोशन जो है वो रैंडम बन गया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये कोलिजन जो है ना वो बहुत फ्रीक्वेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ हाउ मच स्पीड, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इमीडिएटली जैसे ही यहां से मूव किया तुरंत इससे कोलाइड करेगा, मतलब देयर इज वेरी लेस टाइम लैग बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरी बॉडी। हर बॉडी के लिए ना दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो मटेरियल प्रॉपर्टीज में आ गया, ठीक है। और इस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन, ठीक है। क्या होता है भाई रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज द टाइम लैग बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और इसको डिनोट करते हैं टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, टाउ से, ठीक है। टॉर्क वाला टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो है ना वो डिपेंड करता है रैंडम वेलोसिटी पे,
मतलब कि इसको भी तुम मटेरियल प्रॉपर्टी में ही डाल सकते हो, दैट इज, ठीक है। वी कैन नॉट कंट्रोल इट विथ एक्सटर्नल, ठीक है, ये अपना प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या रैंडम मोशन व्हेन वी कनेक्ट दिस कंडक्टर टू एन एक्सटर्नल सोर्स। कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल सोर्स से अगर कनेक्ट कर दें तो क्या है, तो इसका इलस्ट्रेशन तुमको पहले समझाते हैं, फिर आएंगे हम लोग कंडक्टर के। एक बेसिक से एग्जांपल समझना है। मान लो मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, थोड़ा सा समझना है इस चीज को। एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा, ठीक है, किसी थीटा डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन है, हम ग्रेविटी पे कंसीडर कर रहे हैं। और मैंने एक बॉल को यहां से रिलीज किया, एक छोटा सा बॉल है, उसको मैंने यहां से रिलीज किया, तो इस बॉल पे ग्रेविटी का एक कंपोनेंट लगेगा, इस डायरेक्शन में उस कंपोनेंट के चलते एक्सीलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा, और इस g sin थीटा के चलते ये बॉल एक्सीलरेट करके इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ। राह में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अगर रहे तब क्या, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन अगर पाथ में आ जाए तो होगा क्या, जब तुम इस बॉल को रिलीज करोगे, ठीक है, ये बॉल को तुम जब रिलीज करोगे तो ये g sin थीटा के चलते, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करना चाहेगा, ठीक, लेकिन ये कुछ ही देर वेलोसिटी गेन करेगा, इस वाले ऑब्स्ट्रक्शन से जाके क्या कर जाएगा, कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने से ये क्या कर जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब कि इस डायरेक्शन वाला जो एनर्जी था वो तो सारा जीरो हो गया, इस डायरेक्शन में जो भी इसने वेलोसिटी गेन किया वो सारा जीरो हो गया, ठीक। ये जब यहां आया ये जीरो हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर हो गया, समझ गए इस चीज को, डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। लेकिन जब तक ये इधर से इधर जाएगा, फोर्स तो अभी भी नीचे लग रहा है इस पे g sin थीटा, तो ये इस पे कंपोनेंट इधर भी डेवलप करेगा और ये इधर जाएगा, फिर यहां जाके टकराएगा, फिर ये इसका कहीं डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन मल्टीपल कोलिजन ये सफर करेगा, बट इस पे नेट फोर्स हमेशा कहां रहेगा, नीचे। और ये नेट फोर्स ना धीरे धीरे इसको सरकाते हुए, सरकाना समझते हो, धीरे धीरे खिसकना, ठीक है ना, धीरे धीरे खिसकते हुए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिफ्ट करते हुए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कहां है, इधर है, ये कंटिन्यूअसली इससे टकराएगा, इसको इस डायरेक्शन वाला अपना एनर्जी इसको दे देगा, जिसके चलते इसका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगा। ये जब एनर्जी गेन करेगा तो अपने ही पोजीशन पे, ये स्टेशनरी आयंस के जैसा है, ये फिक्स्ड है, ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन फिक्स्ड है, ये अपने पोजीशन पे थोड़ा सा एनर्जी क्या कर जाएंगे, गेन कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एजेंट, है ना, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट इसको पीछे किधर ड्रिफ्ट कराएगा, इधर, थोड़ा सा ड्रिफ्ट इधर हुआ, फिर हल्का ड्रिफ्ट, फिर हल्का ड्रिफ्ट, इवेंचुअली ड्रिफ्ट करते 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 ये फाइनली पहुंचेगा। हाँ, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होते ना तो ये इमीडिएटली यहां पहुंच जाएगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन होने के चलते इसको यहां से यहां आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और उसका रीजन ये है कि ये, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा थे, है ना, और इमीडिएटली बहुत फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहे थे, यहां दिख रहा है तुमको, बहुत फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहे थे, इसीलिए ये नीचे आने के दौरान ना वेलोसिटी गेन नहीं कर पा रहा था। थोड़ा सा वेलोसिटी गेन किया, बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, बहुत कम टाइम ट्रैवल किया, थोड़ा सा वेलोसिटी गेन किया, कोलाइड करके लूज कर गया, फिर से गेन किया, फिर लूज कर गया, फिर से गेन कर गया, फिर लूज कर गया, फिर से गेन किया, फिर लूज कर गया। दैट्स व्हाई इसका स्पीड जो है ना वो बहुत बड़ा नहीं हो पाया, एंड दिस स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। तो सक्सेसिव कोलिजन के चलते ये ड्रिफ्ट कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट इसको नीचे ले आना चाहता है, लेकिन कोलिजन इसको क्या करा रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है।
यही चीज कंडक्टर के अंदर में भी होता है। कब? जब उसको हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। क्या है भाई उसका कहानी? उसका कहानी भी बड़ा सिंपल है। उसका कहानी भी बड़ा सिंपल है कि मान लो कोई भी एक कंडक्टर है ना, जब इसको हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन, मान लो सोर्स से कनेक्ट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, और इस फोर्स के चलते किधर जाना चाहेगा? इधर जाएगा। लेकिन ये हल्का सा ही मूव करेगा, कुछ वेलोसिटी ही गेन करेगा, कोलाइड कर जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन से। ठीक है, ये सारा का सारा एनर्जी इसको दे देगा। मतलब ये जो एनर्जी गेन किया है एक्सटर्नल सोर्स के चलते, रैंडम वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। एक्सटर्नल सोर्स के चलते जो ये वेलोसिटी गेन किया वो किसको दे देगा? ये फिर से उस स्टेशनरी आयंस को दे देगा। लेकिन सोर्स जो है एक्सटर्नल, वो तो हमेशा इस पे लगेगा, फिर से ये अपना वेलोसिटी गेन करेगा, फिर टकराएगा। तो टकराने का टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? रैंडम वेलोसिटी पे। इतने टाइम के लिए ही ये वेलोसिटी गेन कर पाता है ये इलेक्ट्रॉन। तो लेट अस सपोज कि मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा? E इंटू ई वेक्टर विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर होगा E इंटू ई वेक्टर बाई एम वेक्टर। ठीक, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट क्या होगा? तो दिस इज द वेलोसिटी गेन बाय द चार्ज, है ना, इन बिटवीन द टू कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो वेलोसिटी गेन किया उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो u तो जीरो मानना है, u जीरो मानना है, तो a इंटू t, तो दैट इज माइनस e इंटू ई बाई एम इंटू टी। ये वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है, स्केलर में तो e vd का वैल्यू कितना होगा? e इंटू ई बाई ई एम इंटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन। कहने का मतलब ये अपना वेलोसिटी बस उसी समय के लिए गेन कर पाएगा जितने समय के लिए ये मूव कर रहा है। वो टाइम होगा टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, दैट इज e इंटू ई बाई एम इंटू ये वेलोसिटी टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, e चार्ज हो गया। अगर कोई रैंडम पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा तो vd का एक्सप्रेशन हो जाएगा q e बाई m इंटू टाउ। और वेक्टर फॉर्म में फॉर पॉजिटिव चार्ज करेंगे। फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो एक्सटर्नल एजेंट जब तुम लगाए, ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को समझना, ये इसको नीचे ले जाना चाहेगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद, टाउ टाइम के बाद ये कोलाइड कर गया, फिर टाउ टाइम के बाद कोलाइड कर दिया, फिर टाउ टाइम के बाद कोलाइड किया। तो हर टाउ टाइम पे ना ये जो स्पीड गेन किया है वो vd कहलाएगा, और इस स्पीड के चलते ये थोड़ा थोड़ा सा सरकते जाएगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फील्ड है, और इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट। और रिमेंबर, वेलोसिटी ड्रिफ्ट जो होता है ना, वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के रेंज में होता है। रैंडम वेलोसिटी 10⁻⁶ होता है, लेकिन ये 10⁻⁴ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट एनफ टाइम टू गेन द स्पीड। द रिलैक्सेशन टाइम इज वेरी 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 लेस, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी इज वेरी 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 लार्ज। तो कोलिजन का जो टाइम लैग है वो बहुत कम है। ठीक है, कोई इशू इसमें? कोई परेशानी नहीं। इसको मैं स्टेटमेंट में सारा लिख देता हूं, ठीक है, आप थोड़ा समझ लेना। देखो मैंने ये लिख दिया है, क्या है? When an external field is applied, electron gets an additional component of speed along the direction of force. डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं लिखा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा। Which becomes zero at every successive collision, जो कि सब सक्सेसिव कोलिजन में क्या हो जाता है? जीरो। This speed is known as drift speed, vd, whose range is about 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड।
ड्रिफ्ट स्पीड का रेंज जो है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, that is 10⁻10 times lesser than random, hence does not have any effect on relaxation. इसके कंपैरिजन में रैंडम स्पीड जो होता है ना वो 10⁻10 टाइम्स बड़ा होता है ना, इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ रैंडम स्पीड फर्क पड़ता है, इससे नहीं पड़ता. ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट. An external field however keeps on drifting the charge carrier in direction of force, hence creating the net flow of charge, hence net current. लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के चलते है ना, भले तुम रैंडम मोशन कर रहे हो लेकिन कंटिन्यूअसली तुम क्या कर रहे हो, ड्रिफ्ट कर रहे हो. कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, ड्रिफ्ट कर रहे हो. यूजुअल टाइम से ज्यादा लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन तक आने में, इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में, ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू रैंडमनेस. लेकिन इवेंचुअली अब जो है ना ये शिफ्ट कर रहा है, और इसी शिफ्टिंग के चलते सर्किट में नेट फ्लो ऑफ करंट हो रहा है क्योंकि चार्ज ज्यादा है. ठीक है. एक कॉन्सेप्ट और है, ड्यूरिंग द मोशन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड कंटिन्यूअसली विद स्टेशनरी आयंस. ठीक, लूजिंग देयर एनर्जी टू दीज आयंस. ये जो एनर्जी कंपोनेंट को लूज करता है ना, तो जो एनर्जी जाता है वो किसके पास जाता है, वो एनर्जी जाता है वो स्टेशनरी आयंस के पास. समझ में आया, स्टेशनरी आयंस losing their energy to these ions, increasing their vibrational energy, जिसके चलते उनका वाइब्रेशनल अपने मीन पोजीशन पे जो वो वाइब्रेट कर रहे हैं वो बढ़ जाता है. Hence increasing the internal energy of body, उस कंडक्टिंग बॉडी का जिसके चलते वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने के चलते रैंडमनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ने से बढ़ चलते उसका टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है. और टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब पता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का बढ़ने का मतलब टेम्परेचर. दैट इज रिटन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. दैट्स व्हाई किसी भी बॉडी से अगर करंट पास करता है ना तो उस बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है. कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर उससे करंट पास कर रहा है तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है. तुम उसको छुए हुए, छूना नहीं, कभी बंद करने के बाद कभी भी छुओगे ना तो वो क्या होगा, गर्म रहता है, हीट रहता है. तो ये जो वेरिएशन है ना डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होता है. वो डिपेंड करता है किसका रिलैक्सेशन टाइम कैसा है. जितना कम रिलैक्सेशन टाइम उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा. समझ, क्योंकि उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा. रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि जितना कम उतना फ्रीक्वेंट कोलिजन, उतना ज्यादा टेम्परेचर का राइज. यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इसी पर्पज के चलते करंट का जो है हीटिंग इफेक्ट. ठीक है. तो इस पूरे थ्योरी में हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने सीखा ये कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको फोर्स लगा, मान लो इधर, तो E इंटू ई फोर्स लगा मैग्नीट्यूड बाई, इसके चलते इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, E इंटू ई बाई एम, है ना. लेकिन ये ड्रिफ्ट कितने, मूव कितने देर तक किया, टाउ टाइम के बाद. उसके बाद फिर से इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर से नए सिरे से काम शुरू होगा. तो वेलोसिटी गेन कितना किया, E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, V इज इक्वल टू U प्लस AT. क्योंकि हम लोग हर बार इसको जीरो से शुरू कर रहे हैं. ड्रिफ्ट कंपोनेंट जीरो था इनिशियली, टाउ टाइम बाद इतना हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर टाउ टाइम बाद इतना हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर टाउ टाइम बाद इतना हो गया. समझ गए इस चीज को. ये फॉर्मूला लगा है. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन. कोई रैंडम चार्ज के लिए तुम लिख सकते हो Q इंटू ई बाई एम इंटू टाउ. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.